गरीब सास बहू का जादुई सोने का गुफा घर। हिमानी, ये लो अपने पुराने घर के पेपर, इन्हें संभाल कर रखना। जी, आप क्यों उस छोटे से गुफा जैसे खंडर घर को संभाल कर रख रहे हो? उसे बेच दीजिए ना आप। नहीं हिमानी, वो घर मेरे पिताजी का है और मेरे पास उनकी बस वही एक आखिरी निशानी है। मैं उस घर को कभी नहीं बेचूंगा। तभी कुलदीप के दो बेटे अजय रोहन घर आते हैं। बूढ़ा कुलदीप मदनपुर गांव में अपने इस बड़े से बंगले जैसे घर में अपने दो बेटे रोहन, अजय, बहुएं नेहा, सरला और पत्नी हिमानी के साथ रहता है। कुलदीप बहुत अमीर था। वो एक दौर का सबसे बड़ा जमींदार था, पर बढ़ती उम्र के चलते उसने अपना सारा काम छोड़ दिया। अब उसके परिवार का गुजारा उसके बेटे अजय रोहन ही करते हैं। अजय रोहन उसी गांव की एक कंपनी में नौकरी करते हैं। सरला, कल रात मैंने तुम्हें एक फाइल दी थी, वो कहाँ है? जी, वो फाइल तो मैंने सवेरे कचरे की गाड़ी में फेंक दिया। क्या? कचरे की गाड़ी में फेंक दी? अरे बेवकूफ गवार कही कि उस फाइल में कंपनी का प्रोजेक्ट था और तूने उसे कचरे में फेंक दिया। जी, मुझे लगा शायद वो फाइल बेकार है। क्या करूं मैं इस जाहिल गवार का? कहां से ये मेरे नसीब में पड़ गई? और ये पागल उसे फेंकने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। यही होता है जब एक गरीब घर की गवार लड़की को बहू बनाकर लाओगे, तो उसका यही अंजाम होता है। अब भुगतो इस गवार गरीब सरला को। हिमानी की छोटी बहू सरला एक गरीब परिवार की बेटी थी। सरला पढ़ी लिखी नहीं थी, वो अनपढ़ थी। और बड़ी बहू नेहा काफी अमीर परिवार की पढ़ी लिखी मॉडल लड़की थी। कुछ दिन पहले ही सरला रोहन की शादी हुई थी। थोड़े समय बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सवेरे अचानक कुलदीप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे हार्ट अटैक आ जाता है। जैसे तैसे सब उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। थोड़े समय बाद, कुलदीप जी के पास समय बहुत कम है, आप लोग उनसे जाकर मिल लीजिए। ये सुनकर सब कुलदीप के पास आते हैं। अजय बेटा, मैंने अपनी सारी संपत्ति तेरे नाम कर दी है। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है कि तू अपनी माँ और भाई का कभी साथ नहीं छोड़ेगा। इतना कहते ही कुलदीप की मौत हो जाती है। ये देखकर सब खूब रोने लगते हैं। कुछ दिन बाद सवेरे अब करोड़ों की संपत्ति का मालिक केवल अजय था। भाई, आज आप ऑफिस नहीं चल रहे हो? नहीं रोहन, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तभी रोहन बाहर आकर अपनी कार में बैठकर ऑफिस जाने लगता है कि तभी गाड़ी थोड़ी दूर पर जाते ही अचानक से उस कार के साथ एक भयानक सड़क दुर्घटना हो जाती है, जिससे रोहन के दोनों पैर कट जाते हैं। इस हादसे से रोहन और उसके परिवार वाले पूरी तरह से टूट चुके थे। अब रोहन जीवन भर के लिए अपाहिज बनकर विकलांग कुर्सी का सहारा बन चुका था। कुछ दिन बाद रात में सरला रोहन को मलहम लगा रही थी। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? पहले मेरे पति हमें छोड़कर चले गए और अब मेरे बेटे के साथ ये हादसा हो गया। माँ, अब होने को कौन टाल सकता है? बस मुझे दुख इस बात का है कि जिस समय मुझे अपने परिवार के साथ सहारा बनकर खड़े रहना चाहिए था, उस समय मैं अपने परिवार पर बोझ बनकर बैठ चुका हूँ। रोहन बेटा, तू दुखी मत हो। तेरा बड़ा भाई है ना, अब वो अपने परिवार को संभालेगा। नेहा बहू, जा रोहन के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आ। माँ जी, अपनी छोटी बहू से कहिए ना दूध लाने के लिए। इसके हाथों में क्या मेहंदी लगी है? नेहा बहू, ये क्या तरीका है बात करने का? क्या गलत कहा मैंने? जब से देवर जी के साथ हादसा हुआ है, मैं इस घर में नौकर की तरह हो चुकी हूँ। सारा काम मुझे अकेली को ही करना पड़ रहा है। ये सरला तो बस देवर जी की सेवा में ही लगी हुई है। जेठानी जी, मैं ले आती हूँ दूध। सरला रसोई में चली जाती है। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। अब नेहा घर में कोई काम नहीं करती थी। वो मालकिन की तरह बस सरला को काम का हुक्म देती थी और उसी से सारे काम करवाती थी। कुछ महीने बाद ठंड का मौसम था। अचानक बढ़ती उम्र के चलते हिमानी की भी तबीयत खराब हो जाती है। एक रात अजय नेहा अपने कमरे में थे। नेहा, माँ को दवाई दे दी क्या तुमने? माँ जी की फिक्र करने वाली है ना वो गरीब सरला। नेहा, तुम भी माँ को देख लिया करो। क्या देख लिया करो? इस घर में इंसान से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। ये घर नहीं जैसे कोई सरकारी हॉस्पिटल बन गया हो। अजय जी, हम क्यों इन लोगों के बीच अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं? चलिए ना, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं और अकेले रहकर सुकून से अपना जीवन बिताते हैं। नेहा, हम अपने परिवार को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? इस परिवार को हमारी जरूरत है। जरूरत नहीं, ये परिवार वाले आपकी अच्छाई का फायदा उठाकर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं।
जरा दिमाग से सोचिए अजय जी, ये सारी प्रॉपर्टी के मालिक आप हो, इस घर का सारा खर्चा भी आप ही उठा रहे हो, और वो रोहन सरला तो बिना कुछ किए ही मुफ्त की यहाँ रोटियां तोड़ रहे हैं। अरे हमें अपने आने वाले बच्चों के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना चाहिए कि नहीं? कब तक हम यहाँ समाज सेवा में लगे रहेंगे? अब क्या आप जीवन भर आपके भाई, उसकी पत्नी और उसके आने वाले बच्चों को भी पालते रहोगे? तभी नेहा अजय को काफी समय तक उसके परिवार के खिलाफ बहकाती है। बात तो सही है नेहा तुम्हारी, हम क्यों इन लोगों की वजह से अपना जीवन बर्बाद करें? रोहन देखो अपाहिज, माँ देखो बीमार, जीवन में तो सुकून ही नहीं रहा। एक काम करते हैं, हम ना ये घर और सारी संपत्ति बेचकर यहां से बहुत दूर चले जाते हैं। फिर क्या था, 2 दिन बाद ही अजय अपने परिवार को बताए बिना ही अपने पिता की वो सारी संपत्ति बेचकर नेहा को लेकर वहां से बहुत दूर चला जाता है। सवेरे का समय, तभी शहर का सेठ बंसीलाल, जिसने अजय से उसकी संपत्ति खरीदी थी, वो अजय के घर आता है। चलिए निकलिए, इस घर से आप सब लोग बाहर निकलिए, अब ये घर मेरा हो चुका है। ये सुनकर रोहन, सरला और हिमानी के होश उड़ जाते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? ये घर हमारा है। यह घर तुम्हारा था पर अब मेरा हो चुका है। ये देखिए सारी संपत्ति के पेपर जो मेरे नाम हो चुके हैं। अजय ने मुझे अपनी सारी संपत्ति बेच दी है। ये सुनकर और संपत्ति के पेपर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, जेठ जी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी बंसीलाल तीनों को उस घर से बाहर निकाल देता है। मेरा अपना बेटा ऐसा निकलेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब कहाँ जाएंगे हम? माँ जी, ससुर जी बता रहे थे उनका कोई पुराना घर है, हम वहीं चलते हैं ना। तभी सरला रोहन हिमानी को लेकर उसी गांव में अपने एक छोटे से गुफा जैसे घर में ले आती है। वो घर के सामने एक लंबी गुफा थी और अंदर बाहर से घर गोल टोपी के आकार का बना हुआ था। तभी सब उस घर में आते हैं। बहू, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। हाँ माँ, ये जाती ठंड है और इस घर में कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। जैसे तैसे एक दिन बीत जाता है। अगली सुबह, रोहन जी, माँ जी, मैं गांव में जाकर कोई काम देख कर आती हूँ। अब जीवन का गुजारा करने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। तभी सरला गांव में आती है तो उसे एक होटल में बर्तन धोने का काम मिल जाता है। इस काम के उसे रोज के 100 रुपए मिलते थे। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगा। सरला होटल का बचा झूठा खाना रोज घर लाने लगी और अपने पति सास के साथ वही खाना खाने लगी। एक रात हिमानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रोहन जी, आप क्या करें, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। माँ जी को दवाई देना बहुत जरूरी है। ये कैसी दुख की घड़ी आ गई हम पर। रात का समय, सरला अपनी सास के सिर पर मालिश करने बैठी थी और हिमानी रोहन सो चुके थे। भगवान जी, अब मैं माँ जी की दवाई कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। इतना कहना था कि तभी सरला के सामने एक तेज रोशनी चमकती है और वहां कई सारी दवाई आ जाती हैं। ये चमत्कार देखकर सरला के होश उड़ जाते हैं। अरे, ये दवाई कहाँ से आ गई? ये क्या था? सरला, ये दवाई मैंने दी है तुम्हें। अब तुम इसे अपनी सास को देकर ठीक कर दो। कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? सरला, मैं ये घर हूं जिसमें तुम हो। मैं एक जादुई सोने का घर हूं। रात के समय ही मेरा जादू काम करता है। तुम मुझसे जो मांगोगी, मैं अपने जादू से तुम्हें वो सब दूंगा। तभी सरला के सामने वो पूरा घर सोने का घर बन जाता है। ये चमत्कार देखकर सरला के होश उड़ जाते हैं। तभी वो रोहन हिमानी को जगाती है और उन्हें सोने का घर और उसके जादू के बारे में बताती है। अरे, ये तो कमाल हो गया सरला, इसका मतलब दादाजी का ये घर जादुई सोने का घर है। तभी सरला उस जादुई घर से कई सारा राशन, पैसे, सोने, हीरे, जवाहरात और तरह तरह के पकवान, सामान, कपड़े सब मंगाती है। जिसके बाद वो जादुई घर उसे सब देता है। ये देखकर तीनों बड़े खुश हो जाते हैं। वाह बहू वाह, अब तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। माँ जी, ससुर जी को शायद पता था कि उनके परिवार में ऐसा भी दिन आएगा, इसीलिए उन्होंने ये घर बेचने नहीं दिया था। अब हम इस जादुई सोने के घर की सहायता से गरीब मजबूरों की मदद करेंगे और उनकी परेशानी दूर करेंगे। उसके बाद सरला, रोहन, हिमानी तीनों रोज रात को अपने उस जादुई सोने के घर से कई सारी चीज मांगने लगे और गरीबों में बांटने लगे। तो इसी तरह सरला और उसके परिवार वालों का जीवन बदला और उनकी सारी गरीबी दूर हो गई।